अपनों की ही महफिल में वो उम्र भर तन्हा रही, प्यार की हकदार थी जो बस आंसुओं में बह गई। नमस्कार दोस्तों, हमारे दीपा की आवाज़ हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माता पिता की बेरुखी। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जब वह पैदा हुई थी तो माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। उम्र के उस पड़ाव पर नेहा उनके बुढ़ापे का सहारा बनने आई थी। लेकिन जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई उसे एहसास हुआ कि उसके घर में प्यार की भाषा केवल उम्मीदें थी। बूढ़े माता पिता हमेशा अपनी बीमारियों और आने वाले कल की चिंताओं में घिरे रहते। नेहा उनके पैर दबाती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती, लेकिन कभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर यह नहीं पूछा, मेरी बच्ची तू कैसी है, तुझे क्या चाहिए। नेहा का बचपन और तरसा हुआ एहसास उसी आंगन में सिसकियां लेता रहा। जब नेहा 22 साल की हुई तो उसके बूढ़े माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने बिना नेहा की नापसंद और पसंद जाने एक सीधे साधे दिखने वाले परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। नेहा ने भी मना नहीं किया। उसने सोचा कि शायद मायके में जो अधूरापन और अकेलापन मिला है वह ससुराल में दूर हो जाएगा। वह नए घर, नए माता पिता और सास ससुर और जीवन साथी से ढेर सारा प्यार पाने के सपने अपनी आंखों में सजाए विदा हो गई। शादी के बाद जब नेहा ने ससुराल में कदम रखा तो उसे लगा कि उसकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन वहाँ का माहौल मायके से भी ज़्यादा ठंडा था। उसके सास ससुर रूढ़िवादी और सख्त स्वभाव के थे। उनके लिए बहू का मतलब सिर्फ घर के काम करने वाली एक मशीन था। नेहा के पति अमित एक शांत और अपनी माँ के साए में रहने वाले इंसान थे। शादी की पहली रात को भी अमित ने नेहा से सिर्फ इतनी बात की, देखो नेहा, मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है, तुम्हें उनके मुताबिक ही जीना होगा। नेहा का दिल वहीं बैठ गया। दिन बीतते गए और नेहा पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह 4 बजे उठकर सास ससुर के लिए काढ़ा बनाना, उनके घटिया तानों को चुपचाप सहना और रात को सबके सोने के बाद रसोई समेटना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन नेहा की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। जब उसने सास से थोड़ा आराम करने की इजाज़त मांगी तो सास ने कड़क कर कहा, बुखार बहाने बनाने के लिए आता है क्या, उठो और रसोई संभालो। नेहा ने आंसुओं को पीकर रोटी बनाना शुरू कर दिया। शाम के 8:30 बज चुके थे। नेहा रसोई की खिड़की से टकटकी लगाए गली के मोड़ को देख रही थी। हर दिन की तरह आज भी उसे उम्मीद थी कि जब अमित ऑफिस से वापस आएगा तो वह उसके चेहरे पर छाई उदासी को पढ़ लेगा। दिन भर सास ससुर के कड़वे तानों और बीमारी की थकान से चूर नेहा का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका दिल अमित से मिलने वाले सुकून की आस में धड़क रहा था। उसने सोचा था कि आज वह अमित को गले लगाकर भी जी भरकर रो लेगी और अपना सारा दर्द हल्का कर लेगी। 9 बजे अमित ने घर में कदम रखा। नेहा तुरंत दौड़कर उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। अमित ने बिना उसकी तरफ देखे पानी पिया और अपना बैग सोफे पर फेंकते हुए कहा, आज ऑफिस में बहुत काम था, सिर फटा जा रहा है। रात को जब सब खाना खाकर सो गए तो नेहा कमरे में आई। अमित बेड पर लेटा हुआ अपने फोन में मसरूफ था। नेहा धीरे से उसके पास बैठी और बेहद कमजोर आवाज में बोली, अमित, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं। अमित ने फोन से नजरें हटाए बिना कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अमित का हाथ थामने की कोशिश करते हुए कहा, अमित, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे तेज बुखार था, लेकिन मम्मी जी ने मुझे ज़रा भी आराम नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि मैं काम चोरी के बहाने बना रही हूँ। अमित, मुझे इस घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक मशीन हूँ। क्या आपको कभी मेरा दर्द महसूस नहीं होता। नेहा की आंखों से आंसू बहकर अमित के हाथ पर गिरे, लेकिन अमित का दिल पिघलने के बजाय वह चिढ़ गया। उसने झटका देकर अपना हाथ नेहा की गिरफ्त से छुड़ाया और गुस्से में उठकर बैठ गया। अमित ने तीखे लहजे में कहा, फिर से वही रोना धोना, तुम हमेशा मेरे माता पिता की शिकायत लेकर बैठ जाती हो। क्या कमी है तुम्हें इस घर में। अच्छा खाना मिल रहा है, रहने को छत है, अच्छे कपड़े हैं, फिर किस बात का रोना है। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो तुम्हें चुपचाप सह लेना चाहिए, आखिर वो बड़े हैं तुम्हारे।
नेहा ने रोते हुए कहा, अमित, मैं सम्मान करती हूँ उनका, लेकिन क्या इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है? मुझे आपसे सिर्फ थोड़े से प्यार और सहानुभूति की उम्मीद है। क्या एक पत्नी का अपने पति पर इतना भी हक नहीं है? मुझे यह ड्रामा पसंद नहीं है, अमित ने दो टूक शब्दों में कहा। तुम हर छोटी बात को पतंगड़ बना देती हो। मेरी दुनिया मेरे माता पिता हैं और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अपनी उम्मीदें कम करो। इतना कहकर अमित ने करवट बदल ली, बत्ती बुझाई और चादर तान कर सो गया। कुछ ही देर में कमरे में अमित की खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। लेकिन नेहा का पूरा वजूद उस अंधेरे में बिखर चुका था। उसने अपनी सिसकियों को अमित तक पहुंचने से रोकने के लिए तकिए को मुंह से दबा लिया। उस सर्द रात में अपने पति के बिल्कुल करीब होते हुए भी नेहा ने जीवन के सबसे खौफनाक और जानलेवा सोनेपन का एहसास किया। उसे समझ आ गया कि जिस छत के नीचे वह रह रही है, वहाँ उसकी भावनाओं की कीमत एक टूटे हुए खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं थी। ससुराल की उस सर्द रात ने नेहा के भीतर कुछ तोड़ दिया था। सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। अमित बिना उसकी तरफ देखे तैयार होकर ऑफिस चला गया। सास ससुर के तानों का सिलसिला सुबह की चाय के साथ ही शुरू हो गया। जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो नेहा ने कांपते हाथों से रसोई के कोने में छुपकर अपने माई के फोन लगाया। उसे लगा कि भले ही पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, लेकिन जिस माँ की कोख से उसने जन्म लिया है वो उसका दर्द जरूर समझेगी। फोन उठा तो नेहा का सब्र टूट गया। वह सुबकते हुए बोली, माँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ मुझसे। अमित मुझसे बात तक नहीं करते। मम्मी जी, पापा जी मुझे इंसान ही नहीं समझते, हर वक्त मुझे कोसते रहते हैं। माँ, मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। नेहा को उम्मीद थी कि माँ कहेगी, तू चिंता मत कर बेटी, मैं आ रही हूँ। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से एक भारी और बेरुख आवाज़ आई। उसकी बूढ़ी माँ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो नेहा, ऐसे रोने धोने वाली बातें करके हमारे बुढ़ापे को और परेशान मत करो। हम दोनों पहले ही बीमारियों से घिरे हैं। समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। अब चाहे जैसा भी हो, तुम्हें वहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। रोना बंद करो और घर संभालो। इससे पहले कि नेहा कुछ और कह पाती, माँ ने फ़ोन काट दिया। नेहा फ़ोन हाथ में लिए दीवार के सहारे नीचे बैठ गई। जिस आंगन में वह खेलकर बड़ी हुई थी, जहां उसने अपने बूढ़े माता पिता की हर बीमारी में सेवा की थी, आज उसी आंगन के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। वह पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मायके से मिली इस बेरुखी से नेहा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। वह दिन रात काम करती, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं रहता था। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता तो कभी चाय उबल जाती। इस बात पर सास उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करती। धीरे धीरे नेहा का वजन गिरने लगा और उसके सीने में एक अजीब सा दर्द रहने लगा। वह अक्सर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाँफने लगती थी। एक दोपहर जब वह भारी बाल्टी उठाकर आंगन साफ कर रही थी, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। पड़ोसियों की मदद से उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। अमित और उसके माता पिता भी वहां पहुंचे। डॉक्टरों ने कई टेस्ट करने के बाद अमित को कैबिन में बुलाया। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिस्टर अमित, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और अवसाद है। इन्हें तुरंत दवाइयों और बहुत ज़्यादा मानसिक शांति की ज़रूरत है। अगर इन्हें खुश नहीं रखा गया तो इनका दिल कभी भी काम करना बंद कर सकता है। अस्पताल से घर लौटते हुए भी अमित के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। घर पहुंचते ही ससुर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, लो भाई, हम तो इसे ब्याह कर इसलिए लाए थे कि बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगी, हमारी सेवा करेगी। यहाँ तो बहू खुद ही खाट पकड़ कर बैठ गई। अब इसकी दवाइयों का खर्च कौन उठाएगा? अमित ने भी नेहा की तरफ एक ठंडी नज़र डाली और कहा,
तुम्हें अंदर ही अंदर किस बात का तनाव है नेहा? मुझे तो लगता है कि तुम बस काम से बचने के लिए यह सब नाटक कर रही हो। नेहा ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उसने समझ लिया कि इन पत्थरों के बीच आंसू बहाना बेकार है। बीमारी के इस मोड़ पर आकर भी नेहा के भीतर की स्त्री ने हार नहीं मानी थी। वह एक आखिरी बार अमित के भीतर के उस इंसान को जगाना चाहती थी जिससे उसने शादी की थी। एक शाम जब अमित अपने कमरे में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था, नेहा धीरे से उसके पास गई। उसने बहुत कमजोर और कांपते हाथों से अमित की कलाई को थाम लिया। अमित ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। अब क्या है नेहा, मुझे काम करने दो। नेहा की आंखों में आंसुओं का समंदर तैर रहा था। उसने बेहद रूखे रूंधे गले से कहा, अमित मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज रहते हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि मैं आपके माता पिता को उस तरह खुश नहीं रख पाई जैसे वो चाहते थे। लेकिन अमित मेरा यकीन करिए, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या आप मुझे सिर्फ एक दिन के लिए इस घर से दूर कहीं ले जा सकते हैं, किसी शांत जगह पर जहाँ सिर्फ आप और मैं हूँ? बस कुछ घंटे आपकी बाहों में सिर रख कर बैठना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अमित, बहुत डर लग रहा है। नेहा की आवाज़ में जिंदगी की भीख थी, एक आखिरी पुकार थी। लेकिन अमित की आंखों में कोई भावना नहीं जागी। उसने झटके से अपना हाथ नेहा की पकड़ से छुड़ाया और उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये फिल्मी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरे पास इन फालतू की चीज़ों के लिए न तो समय है और न ही पैसे। अगर तुम्हें घूमने का इतना ही शौक है तो अपने मायके चली जाओ। मेरे माता पिता को अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। अमित कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उस बंद दरवाजे की आवाज़ नेहा के कानों में किसी मौत की घंटी की तरह गूंजी। उसने समझ लिया कि अब उम्मीद का आखिरी कतरा भी सूख चुका है। उस दिन के बाद से नेहा पूरी तरह बदल गई। उसने रोना, शिकायत करना, यहाँ तक कि बात करना भी बंद कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठती, रसोई में जाती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और सबको परोस देती। सास जब उसे ताने देती तो वह बस सुनने में देखती रहती, जैसे उसके कान बहरे हो चुके हों। अमित जब कमरे में आता तो वह बिना कुछ बोले बेड के एक कोने में सिमट कर लेट जाती। सास ससुर आपस में बातें करते, देखा हमारी डांट का असर हुआ है, अब बहू बिल्कुल सुधर गई है, कैसे चुपचाप सारे काम करती है। अमित भी खुश था कि अब घर में कोई रोज रोज की चिक चिक नहीं होती। लेकिन कोई भी उस खामोशी के पीछे छिपे भयानक सन्नाटे को नहीं देख पा रहा था। नेहा ने अब खाना भी बहुत कम कर दिया था। वह अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर उड़ते हुए पंछियों को देखती रहती। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं आते थे, क्योंकि उसके भीतर का दर्द जम चुका था। वह एक जिंदा लाश बन चुकी थी, जिसका शरीर तो चल रहा था लेकिन उसकी रूह बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उसने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि इस दुनिया में उसके लिए प्यार का कोई वजूद नहीं है। दिसंबर की एक बेहद ठंडी सुबह थी। हमेशा की तरह सुबह के 4:30 बज चुके थे, लेकिन रसोई में बर्तनों की कोई आवाज़ नहीं आई। आमतौर पर नेहा इस वक्त तक चाय का पानी चढ़ा चुकी होती थी। ससुर को खांसते हुए अपनी चाय की तलब महसूस हुई। सास बड़बड़ाती हुई नेहा के कमरे की तरफ बढ़ी। आज इस महारानी के नखरे फिर बढ़ गए हैं। 4:30 बज गए और अभी तक सोकर नहीं उठी। अमित देखो अपनी पत्नी को, क्या हम इस उम्र में रसोई संभालेंगे? सास ने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। कमरे में धुंधली सी रोशनी थी। नेहा बेड पर करवट लिए सो रही थी। उसका मुंह दीवार की तरफ था। सास ने चिल्लाते हुए कहा, उठती है या पानी डालूं तेरे ऊपर? लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। सास ने आगे बढ़कर जैसे ही नेहा का कंधा पकड़कर उसे झकझोरा, नेहा का बेजान शरीर होकर दूसरी तरफ लुढ़क गया। उसकी आंखें आधी खुली थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। जब सास ने उसके हाथ को छुआ तो वह बर्फ की तरह ठंडा था। नेहा की सांसें थम चुकी थी। रात के किसी पहर जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस मासूम और तड़पती हुई बच्ची के कमजोर दिल ने हमेशा के लिए धड़कना बंद कर दिया था। कमरे में कोहराम मच गया। अमित भागता हुआ आया। उसने नेहा के गालों को थपथपाया। नेहा
उठो नेहा, यह कैसा मजाक है। लेकिन नेहा अब इन सब आवाज़ों से बहुत दूर जा चुकी थी। तभी अमित की नज़र तकिए के कोने से बाहर निकले एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। अमित ने कांपते हाथों से उस खत को खोला। वह नेहा का आखिरी खत था जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे अमित और परिवार, शायद जब आप यह पढ़ रहे होंगे मैं आप सबके लिए होने वाले रोज के खर्च और सिरदर्द से दूर जा चुकी होंगी। मेरे माता पिता ने मुझे बुढ़ापे का बोझ समझा और बिना मेरी मर्जी जाने विदा कर दिया। माँ बाप के घर जो अधूरापन मिला मुझे लगा वो आपके पास आकर पूरा हो जाएगा, लेकिन अमित आपने मुझे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं। आपके लिए मैं सिर्फ एक नौकरानी थी जिसका काम बिना थके सबकी सेवा करना था। मम्मी जी और पापा जी ने मुझे कभी एक बेटी की तरह नहीं देखा। मैंने धन दौलत या महलों की चाहत कभी नहीं की थी अमित। मैं तो बस आपकी आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार और सम्मान देखना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई। इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। उम्मीद है अब आप सब खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हमेशा के लिए सो गई। खत पूरा पढ़ते ही अमित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह नेहा के बेजान शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नेहा, मुझे माफ़ कर दो, एक बार उठ जाओ नेहा। उसके बूढ़े माता पिता और सास ससुर भी उस खत को देखकर स्तब्ध थे। आज उस घर में रोने की आवाज़ें तो थी, लेकिन उस रोने को सुनने वाली और सबके आंसुओं को पोंछने वाली नेहा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसे वो प्यार तो मिला, लेकिन जब उसकी कीमत समझने के लिए वो खुद इस दुनिया में नहीं बची थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आसपास के लोग, खासकर हमारे जीवन साथी और बहू बेटियां, हमसे सिर्फ भौतिक सुख नहीं बल्कि थोड़े से प्यार और सम्मान की उम्मीद रखती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक और कहानी सुनने के लिए दीपा की आवाज़ हिंदी स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, राधे राधे।